Hey, what's up guys? How are you? I hope all of you are fine. So as you know, आज हम रीजनिंग का बैच जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारी क्लास सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर रहेगी, ताकि आपको हम आज की क्लास में ये बता सकें कि रीजनिंग की क्लास के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। हालांकि आपको मैं शुरुआत में ही ये एक बात बता देता हूँ कि अगर एक बार इस बैच को आप पढ़ लेते हो, ठीक है, फिर उसके बाद चाहे वो जेके एसएसबी का हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, यानी कि आप ये मान के चलो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर जिसमें रीजनिंग की सेक्शन आती है, उस एग्ज़ाम को आप बड़े आराम से जो है वो क्लियर कर लोगे, ठीक है, रीजनिंग की सेक्शन को। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट तो चलो जैसे आप पढ़ोगे वैसे ही चलोगे, लेकिन रीजनिंग के अंदर मैं ये बात कर रहा हूँ कि रीजनिंग के अंदर अगर आपको रीजनिंग सेक्शन आ रही है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, तो वहाँ पर आप हर एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर पाओगे ये वाला बैच करने के बाद। ठीक है, आज मैं आपको ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगा। इम्पोर्टेंट तो चलो सारे ही होते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे इस बैच के अंदर, एक कंप्लीट जितने भी टॉपिक बनते हैं वो सारे के सारे हम करेंगे, ठीक है। जिससे ये होगा कि एंड तक हम ये नहीं बोलेंगे कि यार ये वाले बैच में जो है ये वाले बैच के अंदर जो है वो कि ये वाला टॉपिक है या नहीं है। हम एक बार सारे के सारे टॉपिक जब एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद मेरे को नहीं लगता हमें किसी टॉपिक से या किसी भी एग्ज़ाम से जो है वो हमें लगे कि हमें ये वाला टॉपिक जो है वो नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कोई भी एग्ज़ाम के अंदर आने वाले टॉपिक की, तो सबसे पहले जो टॉपिक निकल के आता है दैट इज़ नंबर सीरीज़। ठीक है, बात करें हम नंबर सीरीज़ की, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक सीरीज़ होती है, जैसे मैं बोलूँ कि 2, 4, 6, उसके बाद 8 और उसके बाद आगे वाला जो नंबर है वो क्या होगा। इस तरह के हम सीरीज़ के अंदर डालते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हम नंबर सीरीज़ के अंदर रखते हैं। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ सीरीज़ ही करेंगे, एक बार जब हम नंबर सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे तो नंबर सीरीज़ के अंदर हम एक क्लासिफिकेशन जो कि नंबर के रिलेटेड रहने वाला है, नंबर क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ नंबर एनालॉगी भी साथ में कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, नंबर एनालॉगी, नंबर सीरीज़ भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2-3 टॉपिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर सीरीज़ के अंदर हो जाएंगे। एक सिमिलर सेट एनालॉगी होती है, ठीक है। सिमिलर सेट एनालॉगी जो कि आजकल के एसएससी के पेपर में जो है वो हर बार जो है वो एनालॉगी को छोड़कर सिमिलर सेट वाली एनालॉगी जो है वो डालता है। तो नंबर सीरीज़ के अंदर जो है वो तीनों के तीनों टॉपिक जो है वो आपको करा दिए जाएंगे। नंबर सीरीज़ तो करनी है, उसके साथ साथ ये 3 टॉपिक जो हैं वो अलग से जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। अब जब ये वाला टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद मेरे को नहीं लगता अगर कोई नंबर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे कोई छूटेगा, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में चलेंगे। उसके बाद बारी आती है कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है, आप कोई भी एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम के अंदर बैठे हो, तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जिस तरह से नंबर सीरीज़ के अंदर अलग अलग टाइप हैं, वैसे ही कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हम अलग अलग टाइप की हम बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी अगर मैं बोलूँ तो इसमें लेटर एनालॉगी बोलते हैं, ठीक है। लेटर एनालॉगी के बाद लेटर क्लासिफिकेशन हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लेटर सीरीज हम बोलते हैं। अब देखो, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग का जो मेन टॉपिक है, जो एक खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, वो तो आता ही आता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो हमें 3 और टॉपिक जो है वो दे के जाता है। अगर हम कोडिंग डिकोडिंग को कंप्लीट पढ़ लेते हैं, उसके बाद लेटर एनालॉगी भी बड़े आराम से निकाल लेते हैं, लेटर क्लासिफिकेशन भी बड़े आराम से निकाल लेते हैं, और लेटर सीरीज भी जो है वो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप ये मान के चलोगे कि कोई भी अगर आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हो तो उसके अंदर ये दोनों टॉपिक जो हैं, ज़्यादा नहीं मैं कहता, लेकिन 30 to 40% जो है वो ये दोनों टॉपिक ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। 30 to 40% का मतलब ये है कि अगर 10 क्वेश्चन की रीजनिंग आ रही है तो 10 के अंदर 3 से 4 नंबर जो है वो ईजिली से आ जाते हैं। और अगर मैं बोलूँ 20 नंबर की है
तो भाई 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं वो बड़े आराम से जो है वो इन दोनों टॉपिक के ऊपर बन जाते हैं। ठीक है, अब ये आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बाय प्रूफ चेक भी कर सकते हो। कोई भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम उठा के देख लो, चाहे वो JKSSB का हो, चाहे वो SSC का हो, किसी भी एग्जाम को हो, तो उसमें आप देखोगे कि ये दोनों टॉपिक जितने भी मैंने आपको बताए हैं कि दोनों टॉपिक के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, ये वाले दोनों टॉपिक के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, तो उसके अंदर जो है कितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, हर एक एग्जाम में जो है वो इतने क्वेश्चन तो बड़े आराम से बन जाते हैं। ठीक है, जब ये 2 टॉपिक कर लेते हो, उसके बाद वाले बाकी के टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, एक आता है आपका ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन के अंदर भी भाई जो भी आपके रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें लिखा होता है इज़ द फादर ऑफ बी, कुछ इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो है, इसमें भी कोई भी रीजनिंग होगी उसके अंदर भी एक क्वेश्चन जो है वो जरूर देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी तरह का होगा। इसको भी हम बिल्कुल पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ताकि एक बार आप पढ़ लो तो उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि किसी और एग्ज़ाम के लिए दोबारा से पढ़ना पड़े। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम के लिए वैलिड है, कोई भी एग्ज़ाम दोगे बड़े आराम से जो है वो इसका क्वेश्चन आप निकाल लोगे। ब्लड रिलेशन के बाद और कोई टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोल सकते हो, इंटरचेंजिंग ऑफ साइन बोल सकते हो। ठीक है, अलग अलग बोलते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आप देखोगे, आप भी देखोगे कि हर एक एग्जाम में जो है इसका भी एक आधा क्वेश्चन जो है वो जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले नंबर पे ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पे ये हो गया, 3 नंबर पे ये, 4 टॉपिक हो गए। ठीक है, 4 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट ज़्यादा नहीं मैं कहता तो 50% का सिलेबस जो है हम बोलते हैं कि कवर हो जाएगा। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में नहीं, कुछ गिने चुने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी इसकी सीरीज क्वेश्चन कम आ जाए, इसमें ज़्यादा आ जाए, बाकी इनमें से कम आए, हो सकता है बाकी वाले टॉपिक जो दिए हैं उसमें से ज़्यादा आ जाएँ। ठीक है, लेकिन ये जो 4 टॉपिक जिसको हम बोल रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, हर एक एग्ज़ाम में ज़्यादा वेटेज जो है वो इन्हीं की रहती है। अब ये कोशिश करने के बाद 5वें नंबर जो आता है, ठीक है, आगे जो है हो सकता है कुछ टॉपिक जो है कुछ और एग्जाम के लिए हो, कुछ टॉपिक जो है वो और एग्जाम के लिए हो। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाला वो है सबसे पहले नंबर पे डाइस। ठीक है, डाइस के क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि डाइस क्या होती है, भाई वो वाला डाइस जिसके साथ हम लूडो खेलते हैं। ठीक है, उसके ऑपोजिट्स इसके अंदर पूछे जाते हैं, तो डाइस वाला टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादातर आपके लिए बोल सकते हो, किसके लिए, SSC के लिए। ठीक है, SSC के लिए और रेलवे के लिए। ठीक है, इन दोनों एग्जाम में ये भरपूर क्वेश्चन आते हैं। SSC में तो एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, रेलवे में एक से ज़्यादा भी आता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रीजनिंग की जो वेटेज है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। उसके बाद डाइस के बाद और कौन सा टॉपिक है, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन का टॉपिक जो है वो हम करेंगे। डायरेक्शन के बाद आपका आ जाएगा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर बड़े सारे टॉपिक आते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि हम सभी को डिटेल में अलग सेपरेटली पढ़ेंगे। जैसे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वेन डायग्राम भी अलग से आती है। ठीक है, डिक्शनरी वाले क्वेश्चन अलग से आते हैं। ठीक है, और लॉजिकल से एक और क्वेश्चन आता है जिसमें एक बड़ा सा वर्ड दे जाता है और उसमें से 4 ऑप्शन से पूछे जाता है कौन सा इससे बन रहा है या कौन सा नहीं बन रहा है, तो ये भी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर रहता है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ही आपकी जो है, यहाँ पर लिखवा देता हूँ मैं, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर बड़े सारे टॉपिक हैं, तो इसी के आगे नीचे चलते जाएंगे। ठीक है, तो जो कुछ बता दी इसके बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ जिसको हम सिलोलिज्म बोलते हैं। ठीक है, सिलोलिज्म भी हम जो है वो हम मान सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो रखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर सिलोलिज्म के जो क्वेश्चन है वो भी हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है वो देखने को जरूर मिलता है। सिलोलिज्म के क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ स्टेटमेंट दी होगी, उसके आगे कुछ कंक्लूजन दिए होंगे, हमें ये चेक करना होता है कि जो कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट के ऊपर फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो सिलोलिज्म के क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद बात करें सिलोलिज्म के बाद जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए पढ़ने के लिए वो है रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं लेकिन एक साथ इकट्ठे लिख रहा हूँ, रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट के। ये दोनों टॉपिक जो हैं ये भी किसके लिए, ज़्यादातर SSC और रेलवे के अंदर जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। JKSSB में थोड़ा सा इनका मार्जिन जो है वो कम रहता है, लेकिन SSC और रेलवे के अंदर इसके भी
दोनों के एक ही क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर हो सकता है दोनों में से एक क्वेश्चन डाले। रेलवे में तो दोनों के आएंगे, ठीक है, लेकिन एसएससी में हो सकता है दोनों में से कोई एक डाल दें, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो कम रहते हैं। अगर 25 वाली सेक्शन है, 25 क्वेश्चंस वाली, तो हो सकता है दो भी आ जाएं, दोनों के अलग अलग भी आ जाएं, ठीक है। तो रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट के बाद और कोई टॉपिक जो आता है उसका नाम है आपका जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मैंने और भी टॉपिक बोले थे, दैट इज स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस होती है, ठीक है। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, ठीक है। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन होती है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट के अलावा इसके बाद असर्शन और रीजंस होते हैं, ठीक है। असर्शंस एंड रीजंस होते हैं। ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे जेकेएसएसबी में या फिर रेलवे के एग्ज़ाम में, ठीक है। जब हमें लगेगा कि ये वाले टॉपिक जो है जेकेएसएसबी का कोई पेपर नज़दीक आ रहा है या रेलवे का नज़दीक आ रहा है, तो इसको भी हम जो है वो आराम से कर लेंगे। लेकिन ये है कि जो सिलेबस एक बार हम यहाँ पे आपको करवाएंगे, उसके अंदर ये सारे टॉपिक करवाएंगे, ताकि आपको किसी और एग्ज़ाम के लिए अगर आपको पढ़ना पड़े तो कहीं और से ना पढ़ना पड़े। बस आप एक बार यहाँ से पढ़ लेते हो तो उसके बाद सारे क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। असर्शन और रीजंस हो जाएंगे। उसके बाद बारी आती है आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग की, ठीक है। कितने टॉपिक हो गए? 11 टॉपिक हो गए। उसके बाद बारी आती है नॉन वर्बल रीजनिंग की। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है जो भी आपकी फिगर वाली रीजनिंग होती है, ठीक है। जो भी आपके ऊपर नंबर एनालॉगी, नंबर क्लासिफिकेशन, ठीक है, इस तरह से नंबर के रिलेटेड बताया, फिर उसके बाद लेटर्स के रिलेटेड बताया। अगर वही चीज़ फिगर से आती है, फिगर से रिलेटेड होती है, वो आपकी क्या हो जाएगी? नॉन वर्बल जो है वो रीजनिंग के अंदर आ जाएगा। जैसे इसके अंदर हम बात करें, एनालॉगी भी आएगी, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन भी आएगी, उसके बाद सीरीज भी आएगी, ठीक है। लेकिन ये तीनों कौन सी होंगी? ये तीनों होंगी फिगर्स वाली, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ पिक्चर्स दिए होंगे, उसके बाद उसको पिक्चर्स के साथ कुछ लॉजिक दिए होंगे, और वो उस तरह से अगर सीरीज़ बढ़ा रही है तो सीरीज़ होगी। 4 में से 3 पिक्चर एक जैसी हैं, एक अलग है, वो क्लासिफिकेशन हो जाएगी। या फिर बोलेगा कि पहली पिक्चर और दूसरी पिक्चर में जो रिलेशन है वही आपने तीसरे के साथ लगा के चौथी निकालनी है, वो आपकी क्या हो जाएगी? एनालॉगी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिगर कंप्लीशन होती है, ठीक है। फिगर कंप्लीशन होती है या फिर फिगर हिडन होती है। एक ये टॉपिक है जिसमें आपको कोई पिक्चर दी होगी तो बोलेगा कि 4 पार्ट में से 3 पार्ट आपको जो है वो गिवन होते हैं एक पिक्चर के, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर कुछ पार्ट और ये वाला जो है वो मिस कर दिया हो, और बोलेगा कि 4 ऑप्शन में से कौन सा इसको फिल करेंगे तो फिगर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। या कोई एक पूरी कंप्लीट फिगर दी होगी, उसमें से बोलेगा कि 4 ऑप्शन में से कौन सी जो है वो इस फिगर का पार्ट है, वो फिगर हिडन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद मिरर इमेज जो है वो भी इसी का पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक और टॉपिक आता है, दैट इज फिगर काउंटिंग। और भी हम देखेंगे मिसलेनियस के अंदर जो भी और कोई पार्ट इसका रह जाएगा तो वो भी हम इसके अंदर करेंगे। यानी कि फिगर कंप्लीशन कहने का मतलब ये है कि नॉन वर्बल फिगर से रिलेटेड जितनी भी रीजनिंग होगी वो सारी हम किसके अंदर पढ़ेंगे? नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक जो होता है वो हो जाता है, बस इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा मैटर करती है। क्वेश्चन किस तरह से निकालना है वो आपको बता दिया जाएगा, उसके बाद सीधा एक एक दिन में एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस होगी, तो 4-5 दिन में जो है वो ये भी जो है वो बड़े आराम से जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और टॉपिक जो रह गए हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर का टॉपिक है, बड़ा रेयर है किसी एग्ज़ाम में आ जाए, लेकिन ये है कि रेलवे के एग्ज़ाम में जो है वो ये जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। पहले जेकेएसएसबी के अंदर भी कैलेंडर का क्वेश्चन जो है वो ज़रूर देखने को मिलता था, आजकल चलो नहीं मिलता है, लेकिन ये है कि क्लॉक और कैलेंडर भी अगर किसी सिलेबस के अंदर होगा तो इसको भी हम ज़रूर अलग से करवाएंगे, ठीक है। क्लॉक एंड कैलेंडर का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ आपको मैंने बताई कि जैसे क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, ठीक है,
क्लासिफिकेशन और एनालॉजी जो है ये मैंने आपको बताई कि ये नंबर्स में भी आएगी और आपको लेटर्स में भी आएगी। और नंबर्स और लेटर के अलावा जो है आपकी एनालॉजी और क्लासिफिकेशन जो है वो किसके ऊपर आ जाती है, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन ये आपकी जो है वो वोकैब के ऊपर भी होती है और आपकी जनरल नॉलेज के ऊपर भी होती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है अगर आते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें रीजनिंग नहीं आती है, ये आपकी किसके ऊपर रहेगी, वोकैब और जीके के ऊपर। जितनी आपकी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, उतने आप इसको इजीली से क्वेश्चन को कर लोगे। लेकिन ये है कि इसके अंदर भी हम ज़्यादातर किस टॉपिक से या किस मतलब अगर वोकैब है तो वोकैब में से कौन से टॉपिक के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, या जीके है तो जीके के अंदर कौन से ज़्यादा स्टैटिक के पोर्शन पूछे जाते हैं वो आपको करवाएंगे। ठीक है, जहाँ जीके के अंदर साइंस के भी टॉपिक्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट हो गए या फिर एनिमल्स के नाम पर हो गया। ठीक है, इस तरह की जो है वो अलग से आपको वोकैब और जीके के रिलेटेड जो है वो एनालॉजी और क्लासिफिकेशन जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो रहने वाले हैं आपके किसके अंदर, आपके जो इस बैच के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक जो हैं वो बड़े आराम से आपको करवाए जाएंगे और कंप्लीट वे से करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक टॉपिक करने के बाद आपको लगे कि इसका कोई टाइप रह गया या इसका कोई क्वेश्चन जो है वो रह जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी कुछ एक आधा बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे कि जो वीकली हर वीक जो है वो टेस्ट जो रखे जाएंगे, जहाँ किसी भी टॉपिक का टेस्ट है उसके अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है वो हम इस बैच के अंदर करने वाले हैं। इसके अलावा भी देख लेते हैं अगर कोई एक आधा टॉपिक बच गया तो। नहीं, ज़्यादातर एग्ज़ाम के लिए आपका इतना ही जो है वो सफिशेंट है। ठीक है, एक आधा अगर कोई मिसलेनियस में होगा, जैसे अगर हम बोलें कि एज के रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स के अंदर मानते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स के लिए जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जहाँ हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर आता है। ठीक है, या अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपने रीजनिंग मैथ के अंदर जो है वो आपने टॉपिक पढ़े होते हैं उसके रिलेटेड अगर कुछ बेसिक सा क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर पूछ लिया जाता है तो उसको हम अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स के अंदर रखते हैं। जिसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि रेशियो वाले क्वेश्चन किसी एज के अंदर आ गए, ठीक है, एज वाले अलग से क्वेश्चन आ गए, या फिर कुछ और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो अगर रीजनिंग के अंदर आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी जितने मिसलेनियस में क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे जो हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है वो रीजनिंग कंप्लीट रीजनिंग के अंदर रहने वाला है। ये पढ़ने के बाद मेरे को नहीं लगता है कि अगर कोई एग्जाम के लिए सिलेबस आ रहा है तो आपको लगे कि नहीं यार ये वाला टॉपिक जो है वो नहीं किया है। ठीक है, तो कल हम जो है वो एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे बैच को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज जो है वो सिलेबस जो है आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि क्या क्या चीज़ जो है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, कल का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो भी इम्प्रूव होती जाए। ठीक है, उसके बाद जो मेरे को लगेगा कि ये पहले टॉपिक करना चाहिए, इसको बाद में करना चाहिए, उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन ये होगा कि बैच के एंड तक जो है वो कोई भी टॉपिक आपका जो है वो छूटने वाला नहीं होगा, हर एक टॉपिक जो है वो हमने कर लिया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम इधर ही रोकते हैं। कल मिलते हैं आपको एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।